Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Today we are going to start with our chapter number 7, that is Bills of Exchange. So let us start with the page number 251 in your textbook. So name of the chapter is Bills of Exchange. Bills of Exchange. So let us understand what do you mean by bill over here. First of all, we will understand the transaction. जब आप किसी बिजनेस में हैं तो वहां पर ट्रांजैक्शन होता है बायर और सेलर के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, ओवर हियर वी हैव मिस्टर मिकी. ठीक है, हु वी हैव मिस्टर मिकी. Mr. Mickey is a buyer. Next we have Mr. Dexter. Mr. Dexter is a seller. अब होता क्या है, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है. सेलर गुड्स सेल करता है, से वर्थ रुपीज 15,000. ओके, और बायर पेमेंट कर देगा रुपीज 15,000. तो बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शन हो गया. इन द बुक्स ऑफ बायर, बायर को गुड्स मिला है ना, परचेस किया तो क्या लिखेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश गया, गुड्स आया. सिमिलरली सेलर के बुक में क्या एंट्री होगा, कैश आ रहा है, गुड्स जा रहा है, तो सेलर के लिए सेल्स है. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन हो गया. बट बिजनेस में आपको पता है कि जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पर मैन्युफैक्चरर गुड्स सेंड करता है होलसेलर को, होलसेलर गुड्स सेंड करता है रिटेलर को, और रिटेलर गुड्स सेल करता है फाइनल कस्टमर को. तो ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं बार बार, मेनी अ टाइम्स, आई कैन से 70 to 80% of the time it is on the credit basis. हाँ या ना, किस पे होता है, क्रेडिट बेसिस. नाउ व्हाट डू यू मीन क्रेडिट बेसिस, कि जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को सेल करेगा तो होलसेलर ऑन द स्पॉट उसे पेमेंट नहीं करता. ही विल आस्क फॉर सम क्रेडिट पीरियड. वो बोलेगा भाई मुझे आप 30 डेज का या 60 डेज का टाइम दे दो, मैं तुरंत पेमेंट करूंगा नहीं. तो वहां पर से ही जनरेट होता है डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप. ठीक है ना,
कोई बन जाता है क्रेडिटर और कोई बन जाता है डेटर। डेटर कौन? जिससे पैसा लेना है। क्रेडिटर कौन? जिसको पैसा देना है। तो अगर कैश में सेटलमेंट हो जाता है तो डेटर क्रेडिटर कुछ नहीं, बट अगर वहां पर क्रेडिट पीरियड आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारा जो होलसेलर है ना, वो बोलता है मैं 30 डेज के बाद पेमेंट करूंगा। हाउ मेनी डेज? 30 डेज। तो यहां पर एक रिलेशन डेवलप हो गया डेटर और क्रेडिटर का। अब यहां पर जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, ही विल वेट फॉर 30 डेज एंड देन ही विल आस्क फॉर हिज मनी। ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर टिल दिस मच? तो अगर हम समझे कि इंस्टेड ऑफ दिस कैश पेमेंट, मिकी रिक्वेस्ट करता है प्लीज अलाउ मी सम क्रेडिट पीरियड। डेक्स्टर ने बोला ठीक है, आपको कितना पीरियड चाहिए? टेल मी हाउ मेनी डेज यू वांट टू टेक इट एज अ क्रेडिट पीरियड। तो मिकी ने बोला गिव मी 60 डेज, मैं आपका पैसा 60 डेज में वापस कर दूंगा। बराबर है? अब क्या हो रहा है, यहां से मिस्टर मिकी, इन्होंने 60 डेज का क्रेडिट पीरियड ले लिया। हाउ मेनी डेज? 60 डेज। और मिस्टर डेट जो डेक्स्टर हैं, वो अब 60 डेज का वेट कर रहे हैं, है ना। सपोज 60 डेज आर ओवर। अब जो डेक्स्टर है वो कहां जाएगा? मिकी के पास। बोलेगा भाई आपने वादा किया था कि 60 डेज के बाद आप पेमेंट करोगे 15,000 रुपीज, लाओ मेरे पैसे, रुपीज 15,000। यस सर। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मिकी है, उसने बोला हम तो आपको पहचानते नहीं, आप कौन? या XYZ, एनी रीजन इट कैन गिव। डू वी हैव एनी प्रूफ? क्या हमारे पास कोई प्रूफ है कि हम उससे पैसा वसूल कर सके? तो अगर हमारे पास प्रूफ है, फॉर एग्जांपल कोई इनवॉइस है, कोई बिल है, तो हम दिखा सकते हैं। तो यहां पर अगर इस केस में कोई प्रूफ नहीं है तो फ्रॉड जैसा एक केस बनता हुआ दिखाई देता है ना। तो मिस्टर डेक्स्टर इसमें बन गए फूल। उन्होंने बोला मैंने मेरे पास कोई एविडेंस नहीं रखा, मैंने मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रखा। तो यहां पर एक नीड जनरेट होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। किसकी? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, विच इज नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है ये? तो मिस्टर मिकी जब डिमांड करेंगे गुड्स के बारे में, किससे? डेक्स्टर से। डेक्स्टर गुड्स देने के बाद जब क्रेडिट पीरियड देगा, है ना, हमारा जो डेक्स्टर है गुड्स देने के बाद जब क्रेडिट पीरियड देगा तब कुछ प्रूफ में मांगेगा। क्या मांगेगा? रिटर्न एविडेंस। तो यहां पर मिस्टर मिकी वो एविडेंस पे साइन करके देगा। फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपीज का गुड्स है, तो यहां पर मिस्टर डेक्स्टर एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसके ऊपर लिखा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, और उस पर क्लियरली मेंशन होगा कि आफ्टर 60 डेज ड्रॉवी विल पे।
टू द होल्डर ऑफ द बिल। ठीक है, तो ये बिल जिसके पास होगा मिस्टर मिकी उसे 15,000 रुपीज पे करेंगे, ऐसा हमने एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ बनाया। और ये प्रूफ हम मिकी के पास ले जाएंगे और मिकी को बोलेंगे इस पे आप साइन करो। क्या करो? साइन। तो बात समझ में आ रही है? सेलर ने ये प्रिपेयर किया, प्रिपेयर्ड बाय सेलर। तो सेलर जब इसको प्रिपेयर करता है तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉवर, क्योंकि इसने ड्रॉ किया। क्या कहते हैं? ड्रॉवर। और जो बायर है, बायर इसे एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट। तो इसे कहा जाता है ड्रॉवी। बायर को हम क्या कहेंगे? ड्रॉवी। ठीक है ना? तो मिस्टर मिकी इस पर साइन करके देंगे कि 60 डेज के बाद मैं आपको 15,000 रुपीस देने का वचन देता हूं। बराबर है? अब 60 डेज के बाद जब सेलर मिकी से पैसा लेने जाएगा बायर से, तो उसे वो बिल दिखाएगा। क्या दिखाएगा? बिल, कि देखिए आपने इस पे साइन किया हुआ है, एंड नाउ आई वांट माय मनी बैक, गिव मी माय 15,000 रुपीज। अब मिकी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि उसे पैसे देना बाकी है। गेटिंग इट? So now we understood what is bills of exchange. Bills of exchange is a negotiable document which is prepared by drawer, that is seller. Seller ने वो prepare किया है और seller उस पर acknowledgement लेता है, signature लेता है buyer से। buyer जैसे ही उसको accept करता है with his signature, buyer बन जाता है ड्रॉवी। तो ये रिलेशन है बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के बीच में। गेटिंग इट? नाउ लेट अस चेक टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या बोलता है? We will check the introduction first. The ability of a customer to obtain goods or services before payment based on trust. सही बात है, विश्वास के बेसिस पे ही आप किसी से उधारी में गुड्स ले सकते हो। अगर सेलर को आपके ऊपर विश्वास नहीं है तो वो आपको कभी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देगा। When goods or services are obtained and payment will be made in the future, it is known as credit transaction. ये तो हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ था कि जब भी फ्यूचर पेमेंट की बात होती है, मतलब ट्रांजेक्शन हो जाता है बट पेमेंट नहीं आया, पेमेंट फ्यूचर में होगा, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। है ना? हमने अभी अभी देखा कि जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर एंड रिटेलर टू फाइनल कस्टमर, यहां तक गुड्स पहुंचने में ये जो चेन है कई बार क्रेडिट ट्रांजेक्शन का, कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेडिट ट्रांजेक्शन का ही इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? क्रेडिट मोटिवेट्स द कस्टमर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ देयर स्पेंडिंग। अगर आप किसी को क्रेडिट देते हो ना तो ऑटोमेटिकली कस्टमर का स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। Moreover, business enterprises offer credit to gain a competitive advantage in the market. अगर मैं ये सेम क्वेश्चन आपको पूछूं, आप अगर बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं, तो क्या आप अपने कस्टमर को क्रेडिट में गुड्स देंगे? आपने कई बार देखा ना, आपके आसपास जो रिटेलर्स होते हैं, एक अच्छी जान पहचान होने के बाद वो कई कई बार आपको 30 डेज का क्रेडिट देते हैं। है ना? जो सैलरीड पर्सन होते हैं ज्यादातर वो बोलते हैं कि मेरे अकाउंट में लिख लेना, मैं पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ में 10 तारीख को मेरा सैलरी आएगा ना तो दे दूंगा। सुना है कि नहीं सुना है? या आपने भी कई बार किया होगा। तो इससे फायदा क्या होता है? जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है ना, सामने वाला बंदा परचेस में ज्यादा हेजिटेट नहीं करता है। हर बार जब कैश पे करना पड़े ना तो उसका परचेसेस थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। बट क्रेडिट में क्या होता है? अरे पैसा तो एक महीने बाद देना है ना, करो खर्चा। समझ में आ रहा है? गुड्स आ रहा है, आने दो, बाद में जो बिल बनेगा वो देखा जाएगा।
तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो कस्टमर का स्पेंडिंग है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। आप अपने कस्टमर को क्रेडिट दे रहे हो ना, आपका कस्टमर फिर दूसरे सेलर के पास नहीं जाएगा, उसको मालूम है यहां पे आपको क्रेडिट मिलता है। दूसरा नया सेलर आपको क्रेडिट देगा नहीं देगा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मैं तो आपको दे रहा हूं, तो क्या होगा, आप बार बार मेरे पास आएंगे क्योंकि मैं आपको उधारी देता हूं। गेटिंग इट? टू बैलेंस the potential of increased sales with the risk of decreased cash flow and large outstanding debt, the seller requires some instrument or sort of commitment to promise from the customer that he would pay the amount of goods due from him on the particular date in future। तो ये जो गैप है, कौन से गैप की बात करें? अभी ज्यादातर कस्टमर मेरे से उधारी ही लेके जाएंगे तो मेरे पास कैश का फ्लो बनेगा नहीं और मेरा रिस्क बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो ऐसा रिस्क होगा ना कि सामने वाला डेटर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो, या वो मुकर गया तो। कई बार देखते हैं ना, रिटेलर्स गुड्स तो दे देते हैं उधार में, लेकिन कस्टमर क्या होता है, ताला लगा के गांव चला गया। अभी कोविड के समय में तो ऐसा बहुत हो गया, लोगों ने क्या किया, उधारी में गुड्स लिया और फिर घर पे ताला लगा के चले गए गांव, सेलर का पैसा अटक गया। अब जब वो रिटर्न आएंगे तो पैसा देंगे, देंगे कि नहीं देंगे वो भी पता नहीं है। तो ये सब रिस्क है, इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस। तो ये जो गैप है क्रेडिट का और रिकवरी का, है ना, मैंने आपको गुड्स सेल किया लेकिन आपका पैसा बाद में आएगा, तो मुझे कोई एश्योरेंस चाहिए, मेरे पास कुछ ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए, कोई प्रॉमिस होना चाहिए जिसके बेसिस पे मैं मेरा भी बिजनेस कर सकूं, मेरे को भी पीस ऑफ माइंड मिलेगा, शांति मिलेगी। टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द पेमेंट, है ना, आपने कस्टमर को बोला, याद है आपको मैंने 2 महीने पहले 15,000 रुपीज का गुड सेल किया था, बोलेगा नहीं नहीं 15,000 थोड़ी था, 12,000 का था। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ऐसे कुछ भी अराइज हो सकता है, या वो बोल सकता है मैंने लिया ही नहीं था। तो ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स आर इशूड। तो इंडिया में प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे इंस्ट्रूमेंट को इशू किया जाता है। इन इंडिया instrument of credit have been in use a long time and are popularly known as हुंडीज। तो इंडिया में आप ध्यान देंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत पुराने समय से यूज किया जा रहा है, जिसे क्या कहा जाता था? हुंडीज। ठीक है, मैं आपको अगर स्टोरी बताऊं तो आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में तो पढ़ा ही है, मणिकर्णिका। उनका जब एक काल था और जब अंग्रेजों ने दावा किया था कि ये झांसी हमारी है और मणिकर्णिका जो है वो लड़ रही थी, तो अंग्रेजों ने उनसे टैक्स की डिमांड की थी कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इमीडिएटली। ऐसे केस में रानी लक्ष्मीबाई के पास जब पैसे नहीं थे तो वहां के जो जमींदार या आप साहूकार कह लो, उनसे उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवाया था और बोला था कि पैसे के बदले में आप मेरा साइन किया हुआ या हमारे राज्य का जो सील है वो सील दिया हुआ पेपर सर्कुलेट करके एज अ मनी यूज कर सकते हैं। मतलब ये क्रेडिट मैंने लिया है, ऐसा मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। ऐसा हुंडीज बनाकर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था और सबसे पैसे लिए थे। ये एक आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब थी तब भी बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट चलता था और बहुत अच्छी तरीके से सर्कुलेट होता था। जरूरत क्या बिल ऑफ एक्सचेंज की? सबसे पहले यहां पर दिखा दिया नेसेसिटी। कमर्शियल प्रैक्टिस हैज फ्लरिश्ड टू ट्रीट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट एज वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट टू एन एक्सटेंट that when a written promise is made in proper form and on proper stamp paper, it is understood that the customer has discharged his debt and the seller has received the payment। तो यहां पर ऐसा देखा गया कि कमर्शियल प्रैक्टिस इस हद तक फ्लरिश हुई, आगे बढ़ी, कि कोई भी अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे या आपको प्रॉमिसरी नोट लिख करके दे तो आप
ऐसा समझेंगे कि सामने वाले ने पेमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आज नहीं तो कल पेमेंट करेगा ही। उस टाइम पे जो बड़े बड़े साहूकार होते थे, जो बड़े बड़े नामचीन व्यापारी होते थे, मर्चेंट होते थे, उनका नाम चलता था। क्या चलता था? नाम। अगर मैं सपोज मैं मुकेश अंबानी हूं, आज की तारीख में मैं मुकेश अंबानी हूं, और मैं किसी को प्रॉमिस करूं, नोट लिखूं वहां पर कि मैं आपको 60,000 रुपीज 60 डेज के बाद दूंगा, मेरा वहां पर साइन है, स्टैंप है, कंपनी का सील है, तो लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और ये जो प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये आप किसी और के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि प्रॉमिस किसका? मुकेश अंबानी का। हाँ या ना? तो जो ट्रस्ट वर्दी पर्सन होता था, उसका साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट एज अ करेंसी चलता था, तो ये लोग मानेंगे कि मैंने पेमेंट कर दिया। ठीक है ना? Also, these written promises are accepted by bank and money is advanced against it. तो आपको इसके अगेंस्ट में लोन भी लेना है ना, आप बैंक में जाके बता सकते हो, देखो ये मुकेश भाई ने साइन किया है, आप मुझको पैसे दे दो और बाद में मुकेश भाई से ले लेना। तो बैंक वाला भी एक्सेप्ट कर लेता था कि ठीक है चलेगा, आप दो हमें बिल ऑफ एक्सचेंज, हम इसके बदले में आपको एडवांस देंगे, लोन देंगे। मोर ओवर द इंस्ट्रूमेंट बीइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये बाद में क्या बन गया? नेगोशिएबल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब यहां पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आप ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर सकते थे। मुकेश अंबानी का बिल सेलर के पास गया, सेलर ने वो बिल किसी और को दिया, किसी और ने वो बिल बैंक को दे दिया, मतलब ये ट्रांसफर होते रहता था। जब उसका डेट आ जाएगा और जो भी होल्डर होगा वो मुकेश अंबानी के पास जाकर के दिखा करके पैसा ले लेगा। गेटिंग इट? नाउ मीनिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। विच एक्ट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इसका एक एक्ट भी है कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर किए जाते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं वो इस एक्ट में लिखे हुए हैं। State that negotiable instrument means promissory note, bills of exchange or a check payable either to the order or bearer। तो ये जो negotiable instrument है उसके अंदर promissory note आता है, उसमें bill of exchange आता है, या उसमें ऐसे चेक आते हैं जो या तो ऑर्डर पे इशू किए गए या तो बेरर के बेसिस पे इशू किए गए। तो चेक तो हमें ऑलरेडी पता है। A bill of exchange is a written acknowledgement of debt and also a promise to pay the debt according to the term of the bill। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या? ये एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब प्रूफ, सामने वाले ने एक्सेप्ट करके प्रूफ दिया है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूं कि आफ्टर 60 डेज इतना अमाउंट मैं होल्डर को पे करूंगा। ठीक है ना? A bill of exchange is generally drawn by creditor on his debtor and should be accepted by the debtor। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करेगा? सेलर। सेलर मतलब क्रेडिटर। किस पे ड्रॉ करेगा? डेटर। है ना? डेटर क्या बन जाएगा? ड्रॉवी। डेटर क्या बन जाएगा? ड्रॉवी। तो ड्रॉवी उसको एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो ड्रॉवर कौन है? सेलर, दैट इज क्रेडिटर। और ड्रॉवी कौन है? बायर, दैट इज डेटर। ठीक है? अभी देखो प्रॉमिसरी नोट का आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, आप सबके पास कोई ना कोई करेंसी नोट होगी। देखो मैं यहां पर एक करेंसी नोट दिखाता हूं। ठीक है? ये करेंसी नोट में आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग लैंग्वेज में आपको एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में यहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो क्या आप रीड कर सकते हैं? मैं इसे रीड करता हूं। क्या लिखा हुआ है? मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ठीक है ना? आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 500 रुपीज। बात को समझिए, आपका करेंसी नोट भी एक टाइप का प्रॉमिसरी नोट है। क्या है ये? प्रॉमिसरी नोट। क्यों भाई ऐसा? इस पे किसने साइन किया है? इसने गवर्नर ने साइन किया है। किसने साइन किया है? गवर्नर ने साइन किया है।
हाँ या ना? क्या ये कागज की वैल्यू 500 रुपए है क्या? नहीं, इसके वर्थ का गोल्ड जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखा होगा, उसके अगेंस्ट में इसको इशू किया गया। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये प्रॉमिसरी नोट जो गोल्ड है जो आरबीआई में रखा हुआ है, उसके अगेंस्ट में इसको पेपर को इशू किया गया, तब जाकर के इस कागज की वैल्यू आज 500 रुपए है। नहीं तो रद्दी का भाव क्या है? 15 रुपए 12 रुपए किलो, है ना? अगर इस पे गवर्नर की साइन ना हो तो ये रद्दी हो गया, यस और नो? लेकिन गवर्नर ने इस पे साइन करके बोला है आई प्रॉमिस टू पे ₹500 टू द बियरर। बियरर मतलब जो होल्डर है, अभी मैं इसका होल्डर हूं तो ये 500 रुपए मेरे हैं। गेटिंग इट? सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट। ये प्रॉमिस है, गवर्नर का प्रॉमिस है कि वो मुझे 500 रुपए देंगे। तो इस तरीके के प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कवर करता है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है? ये सेलर बनाता है, क्रेडिटर बनाता है। उसे एक्सेप्ट कौन करता है? उसे डेटर या ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है। ओके, so more or less bill of exchange and promissory note both are same, more or less। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस यही है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर। कौन उसको बनाता है, कौन प्रिपेयर करता है, कौन फॉर्मेट ड्रॉ करता है? सेलर। और जो प्रॉमिसरी नोट है वो बायर खुद बनाता है और खुद साइन करके देता है, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है ना। तो प्रॉमिसरी नोट बनाने वाला कौन? बायर। और बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने वाला कौन? सेलर। यही डिफरेंस है, बाकी इनका काम एक ही जैसा है। ठीक है ना? डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, तो यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वहां पर जो सेक्शन 5 दिया हुआ है 1881, वो डिफाइन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन विच, सॉरी, इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। कैसा ऑर्डर? कैसा ऑर्डर? अनकंडीशनल ऑर्डर। उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं दूंगा, मेरा बिजनेस अच्छा चला तो मैं दूंगा, उस दिन बारिश हुई तो मैं दूंगा, उस दिन मैं इस जगह पर पहुंचा तो मैं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। बिल आपको आएगा, आपको पैसा देना है ऑन द ड्यू डेट, अनकंडीशनल, उसके ऊपर दूसरा कोई कंडीशन नहीं है। साइंड बाय द मेकर, किसका सिग्नेचर होना चाहिए? मेकर का होना चाहिए। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम, जिसमें डायरेक्शन दिया होगा कि किस पर्सन को कितना पैसा पे करना है, ऑफ द मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। किसे पे करना है? और कैश में ही पे करना है। कैश में इन द सेंस काइंड्स में नहीं। आप पैसे के बदले बोलेंगे मेरा टेबल लेकर के चले जाओ, मेरा फैन लेकर के चले जाओ, नहीं चलेगा। यू हैव टू पे मी इन कैश ओनली, नॉट इन काइंड। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, जिसके ऊपर कोई कंडीशन ऑर्डर नहीं है, जिसको मेकर ने साइन किया है और डायरेक्शन दिया है कि कौन सा पर्सन पे करेगा, किसको पे करेगा, और कैश में ही पे करेगा। So it is as per section 5 of the Negotiable Instrument Act 1881। ये definition आपको by heart करना है। Getting it? Now moving towards features of bill of exchange। Features देख रहे हैं। Bill of exchange है क्या? सबसे पहली बात, it should be in writing, लिखित रूप में होना चाहिए। जैसे आपका चेक होता है, रिटन फॉर्म में होता है। It must be stamped as per the Indian Stamp Act 1899। तो आपको पता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर एक्नॉलेज करना पड़ता है या उसका ऑथेंटिसिटी शो करना होता है ना, तो उसके ऊपर स्टैंप लगाया जाता है। पहले के समय में जब शेयर वगैरह परचेस सेल किए जाते थे ना, आज से 20-25 साल पहले, तो उसको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। तो स्टैंप एक्ट 1899 के हिसाब से आपको स्टैंप ड्यूटी मतलब एक गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। आपने कई बार वो रेवेन्यू स्टैंप देखा होगा ₹1 वाला। तो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है 5-10 हजार वाले, तो आप उसको ₹1 का ट्रांजेक्शन का
स्टैम्प ड्यूटी लगा सकते हैं या स्टैंप लगा सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ बिल, बिल का अमाउंट जितना ज्यादा होगा ना उतना वैल्यूएबल स्टैंप आपको लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? स्टैंप। इट मस्ट बी डेटेड। अभी ये एक्नॉलेज्ड प्रूफ बनाने जा रहे हो तो इसके ऊपर डेट होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। इसके ऊपर एक ऑर्डर लिखा होना चाहिए कि इतना अमाउंट देना है, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितने पैसे की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कितना अमाउंट पे करना है इसका ऑर्डर लिखा हुआ होना चाहिए। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल। तो ऑर्डर जो आप दे रहे हैं वो भी कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। The amount must be payable either to a certain person or his order to the bearer of the bill। या तो वो किसी पर्सन जिसका स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है उसको दे दें, या तो जो बेयरर है उसको आप पैसा दे दें, ऐसा ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय दी मेकर, मेकर ने इसे साइन करना चाहिए। सेक्शन 4 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस प्रॉमिसरी नोट। अब बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट की। व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? मैंने आपको बताया प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज मोर और लेस सेम है। डिफरेंस क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर बनाता है, प्रॉमिसरी नोट बायर खुद बनाता है, ठीक है ना। A promissory note is defined as an instrument in writing not being a bank note, ये बैंक नोट नहीं है, और करेंसी नोट। देखो मैंने बताया था ना करेंसी हमारी प्रॉमिसरी नोट जैसी है लेकिन प्रॉमिसरी नोट है नहीं। तो कोई भी करेंसी प्रॉमिसरी नोट नहीं होती, ठीक है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर। साइन कौन करेगा? मेकर साइन करेगा विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और द बियरर। तो वो खुद ऐसा बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस दिन मैं इतना अमाउंट इस पर्सन को या बेयरर को पे करने का वचन अदा करता हूं। इस तरीके से प्रॉमिसरी नोट बनाया जाता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट। हालांकि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमारा फोकस बिल ऑफ एक्सचेंज पे ही होगा। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस प्रॉमिसरी नोट एनी मोर। इसके बाद प्रॉमिसरी नोट का कहीं पर जिक्र आने वाला नहीं है, बिकॉज दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो आई होप whatever we did today it is very much clear कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाया जाता है, why it is necessary। उसका मीनिंग हमने देखा, हमने डेफिनेशन देखा, डेटर क्रेडिटर का रिलेशन के बारे में समझा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में समझा। इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और उसे कैसे फॉर्मेट में ड्रॉ किया जाता है वो भी हम लर्न करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।